हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एनसीईआरटी जो आपका एक बैच चल रहा है ना। एनसीईआरटी की जो सीरीज़ है 6 to 12 तक का आपका चल रहा है। इसमें हमने आपको हिस्ट्री का 6 to 8 कवर करा दिया, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कवर करा दिया 6 और 7 का। ये क्लास 8 का रह गया आपका, ज्योग्राफी बोल सकते हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट दोनों का कंप्लाइंसेस है। तो चैनल पे अगर कोई नया है तो इसको लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें और रैंकर मेकर के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड यूपीपीसीएस आर ओ सबकी सारी चीज़ें पूरी डिटेल मिलेगी और आपको पूरा फुल एनसीईआरटी मिलेगी। देखिए, एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी है इस टाइम पे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी में एक तो बेसिक चीज़ों को समझाने का अच्छा तरीका भी कोई एग्ज़ाम भी नहीं है और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और जो बुक मार्केट में आती है उससे काफ़ी बेटर है एनसीईआरटी रहता है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। चैप्टर 2 है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन संसाधन। ये क्लास 8 का है, कक्षा 8 का, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट का। चलिए रीड करते हैं। तंजानिया अगर आप मैप में देखेंगे तो ये अफ्रीका में, कहाँ पे? अफ्रीका के एक छोटे से गांव में। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे से गांव में मामा पानी लाने के लिए, कौन सा? मामा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उस वहाँ के नाम है ऐसे, तो मामा तो उन्होंने नाम दिया है, कोई जनजाति नहीं, कुछ नहीं, किसी का नाम है कि मामा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है और बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद लौटती है। मतलब समझ रहे, वाटर लेने के लिए उनको पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, काफ़ी समय बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती। कोई बच्ची है मामा, समझ में आ गया होगा। और अपने भाइयों की बकरियों को देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मतलब एरिया भी कैसा है, तो चट्टानी। तंजानिया की लोकेशन से पता चल रही है चट्टानी है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते थे। क्या फसल हो रही है वहाँ पे? मक्का और सेम। फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं होता था। अब हम चलते हैं, देखो डिफरेंस देखना है, 2-3 जगह की बात करेंगे। हमने तंजानिया अफ्रीका की बात करी, अब बात करते हैं पीटर न्यूजीलैंड की, सॉरी। तो पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। जहाँ उनका परिवार ऊन का जो प्रक्रमण है का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। देख रहा है कि बच्चे के चाचा जी उसकी भेड़ों को देखते हैं। उनको भेड़ों का बड़ा कुछ दूरी पर उनका भेड़ों का बाड़ा था। बाड़ा जहाँ भेड़ों को रखा जाता है, कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया गया है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियाँ भी उगाता है, ठीक है। तो जैविक कृषि से सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। लामा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं, तो दोनों में हमें डिफरेंस देखने कि लामा अफ्रीका से था, पीटर आपका न्यूजीलैंड से। और उनके जीवन पर व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों की प्रौद्योगिकी के उपयोग की जो भिन्नता के कारण होते हैं। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। तो जिस टाइप के जहाँ पे संसाधन पाए जाते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन भी देखा जा रहा है, चीज़ें अलग अलग दिख रही हैं। आप कुछ करके सीखें कि जिस प्रदेश में आप रहते हैं उस प्रदेश में भूमि, मृदा के प्रकार तथा जल उपलब्धता का परीक्षण करें। अपनी कक्षा में परिचर्चा करें कि किस प्रकार लोगों की जीवन शैली इनके द्वारा प्रभावित होती है। क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर रहती है और से 70% भूमि पर। यहाँ तो विरल जनसंख्या या वह निर्जन है, ठीक है। विरल जनसंख्या है, वो निर्जन बेकार ज़मीन पड़ी हुई है। तो ये आपको मैप दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया में साल वर्ग है। इस चित्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। तो दिख रहा है कहीं रहने की भी स्थिति है, खेती के लिए भी है, पेड़ पौधे भी लगे हैं, ग्राउंड भी बना है, वाटर बॉडीज़ भी है। तो ये भूमि को उपयोग दिखाई दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भूमि क्या है कि तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। ये भी आपकी प्राकृतिक संसाधन है, क्रस्ट लैंड जिसको कहते हैं। भूपृष्ठ के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। 30% भाग भूमि है।
यही नहीं, इसे थोड़े से प्रतिशत के भी सभी का आवास योग्य नहीं है। मतलब इसके प्रतिशत पे देखें तब भी सभी के लिए इसमें आवास योग्य भी नहीं है कि सबके लिए आवास हो जाए। तो मुक्ता भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। क्या कहना है कि मुक्ता भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृतियाँ, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत हैं। तो ये संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। तो उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। भूमि उपयोग की बात करेंगे तो भूमि उपयोग अगर है तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों में के लिए किया जाता है। जैसे आप कृषि बोल सकते हैं, वानिकी, एक खनन, सड़कों और उद्योगों के निर्माण। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्पा और पीटर के परिवार की भूमि के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? तो बताना है, एक न्यूजीलैंड से और एक आपका अफ्रीका से। तो उसकी भूमि किस रूप में यूज हो सकती है, क्या नहीं, वो आपको बताना है। तो भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति हो गया, मृदा हो गया, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। तो ये मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। अगर हम अब बात करें कि स्वामित्व के आधार पर भूमि को हम निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। तो स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो प्रकार से बांटा गया, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। तो निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। समझे कि अगर आपका घर है तो खेत है वो आपके लिए है, और आपको कोई सरकारी जगह है तो सबके लिए है। जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एक चित्र करना। तो इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। तो जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यावसायिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। अब क्या होता है भूस्खलन? निम्नीकरण मतलब प्रसार, मतलब गतिविधियों को प्रसार हो तो निम्नीकरण कर रहा है, मतलब हम जंगलों को काट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है, उस वजह से मृदा अपरदन हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, सारी चीज़ें खतरे के लिए। ये पिक्चर बनी, आप देख सकते हैं। फर्स्ट में किसान जाता हुआ खेती करता है, सेकंड में आपका ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रही है, थर्ड में ये इतना डेवलप हो गया, ये और डेवलप हो गया। तो डेवलप के चक्कर में खेत ख़त्म ही कर दिएगा। पहले देखो इतनी जगह फील्ड थी, फिर इतने कम किए, पहले थोड़ा सा झोपड़ी से घर बनाए, घर से स्कूल भी बनाए, ऑफिस बनाए, फिर और रेलवे लाइन कहीं कुछ, तो एकदम से ट्रैफिक। हमें रीड करना है कि भूमि संसाधन का संरक्षण, इसके बारे में देखते हैं। तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन, भूमि और कृषि, क्या वन हो गया आपका, भूमि हो गई, कृषि युक्त भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। मतलब जंगलों को काटा गया, जो भूमि कृषि युक्त थी उसका विनाश हुआ, कृषि का विनाश हुआ। इससे प्राकृतिक संसाधन को समाप्त होने का डर पैदा हो गया। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को हम अवश्य रोकना चाहिए कि वनरोपण करें, भूमि उद्धार का कुछ उपाय करें, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों को विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है। मृदा की बात करते तो पृथ्वी की जो पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है, जिसको हम क्रस्ट भी कहते हैं।
जो ऊपरी परत रहती वो, अगर इसी का फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजेशन कम हो जाता है, हम बोल सकते हैं उर्वरकता कम हो जाती है, तो खेती अच्छे से इस पर नहीं हो पाती। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप में मृदा के प्रकार को हम निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों इन सबसे होता है। ठीक है, जैव पदार्थों। भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, क्या कहते हैं, भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको, मृदा के बारे में बताया जा रहा है। वे प्रायः भूकंप हो या बाढ़ हो या ज्वालामुखी के साथ संगठित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। किससे, लंबे समय से भारी वर्षा होने के से भूस्खलन होता है। यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध करता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। ठीक है, क्या बताया था यहाँ पे कि पहाड़ी है जो भूभाग में भूस्खलन एक प्रमुख और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती और चिंता का एक मुख्य विषय है। चलिए आगे देखते हैं, साइड से देख लेते हैं। देखो ये भूस्खलन की एक पिक्चर बनी है, इस टाइप से होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि आपका एक वस्तु स्थिति अध्ययन के बारे में बात करना है। इसको छोटा कर लेंगे, थोड़ा पूरा दिखाएंगे। एक वस्तु स्थिति अध्ययन है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांग पियो के निकट, कहाँ पे, तो रेकांग पियो है ये आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में गांव में रेकांग पियो के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय महामार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। तो यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमज़ोर क्षेत्र नीचे गिर गया था। क्या हुआ था, कमज़ोर सा सिंपल सा गिर जाएगा, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्रों को क्षति पहुंची थी। ठीक है, गांव को किसी संभावित मानव विनाश से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। तो अब हम देखते हैं आगे प्रोसेस क्या हुआ था कि न्यूनीकरण क्रियाविधि क्या थी। तो न्यूनीकरण की क्रियाविधि की बात करें तो वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। उपाय भी है, कारक भी, दोनों चीज़ बताई जा रही है। आपको ऐसे मेंस में लिखना पड़ता है ना कि इसके कारक बताइए हैं, तो उपाय भी बताना पड़ता है। हमेशा उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों और निष्कर्ष के साथ आपको पूरा आंसर लिखना पड़ता है। तो भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियाँ निम्न है। पहला पॉइंट है कि हमारा भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब हम भूस्खलन के कोई भी है उसको हाईलाइट करेंगे एरिया कि भूस्खलन एरिया है तो उसमें नहीं बनाना है, उसके आसपास बनाएंगे, दूर दूर बनाएंगे। दूसरा है कि भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना है ना, दीवार ऐसी हो जो प्रतिधारी हो। भूस्खलन को रोकने का सबसे जो प्रभावी तरीका है वनस्पति आवरण वृद्धि करना। आप पेड़ों को लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। सतही अपवाह, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट है हमारा कि सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। क्या, जो पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। ये प्रतिधारी दीवार इस टाइप की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो ये अगर लैंड की बात करें, एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ये वाला जो ग्रीन दिख रहा है ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा है ये, तो इसी में हम लोगों की फसल होती है, सब कुछ होता है, मानव क्रिया एक्टिविटीज़ ये होती है, ह्यूमस एग्रीकल्चर। नीचे वाला पार्ट आ जाता है बालू गाद किले के साथ उपमृदा आती जाती है इसमें। फिर तीसरा पार्ट है आपका अपक्षियत चट्टानी पदार्थ, सबसे नीचे जनक चट्टानें रहती है।
एक शब्दावली दी गई कि अपक्षय का मतलब क्या होता है। अपक्षय मतलब होता है तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना ही हमारा अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अक्षय अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। क्या होता है, खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण, खनिजों जैव पदार्थों दोनों को सही मिश्रण करेंगे तो उपजाऊ बन जाता है। क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, बताइए। तो थोड़ा सा मृदा के बारे में देख लेते हैं पिक्चर को छोटा करके क्या क्या है। तो मृदा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ ब्रैकेट में देखेंगे, जनक सेल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। क्या करती है मृदा, जनक सेल, रंग गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। जलवायु क्या करेगी, जलवायु तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। फिर इधर हम देखेंगे इस वाले पे, समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। कितने समय पुरानी मृदा है, कितनी मोटाई उसमें होगी, ये वाली उसकी बात करते हैं। वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। जो वनस्पति जात है, प्राणी जात है, ये सूक्ष्म और जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। क्या क्या, तो उच्चावच है आपकी, तुंगता है और ढाल ये मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो ये आपके मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक थे। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पहले क्रिया विधि देख लेते हैं, फिर रीड करते हैं। आपको लिखा है कि भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटराइस, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। कैसे कैसी हो सकती हैं, जलोढ़ है, काली है, लैटराई है, मरुस्थलीय और पर्वतीय, मतलब 5 प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। ये विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्र कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार के एक दूसरे से भिन्न हैं, बताइए। मिट्टी 5 प्रकार की आप इकट्ठी करिएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हो सकती है क्योंकि हर जगह नहीं पाई जाएगी। तो मृदा निर्माण के कारक की बात करते हैं। तो मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। क्या है, मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृत जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। ओके, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। अलग अलग स्थानों में से ये भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय क्या हैं, कैसे इसका निम्नीकरण हो रहा है, संरक्षण कैसे करना चाहिए। तो मृदा अपरदन और छींटता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं, मानवीय और प्राकृतिक। अब देखते हैं मानवीय क्या खतरा है और प्राकृतिक क्या है। दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण होता है। ठीक है, मानवीय हो या प्राकृतिक, दोनों कारणों से मृदा का निम्नीकरण होता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक जो कारक हैं आपके वनोन्मूलन हो गया, अतिचारण हो गया, रासायनिक उर्वरकों को और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग हो गया। ये सब वनोन्मूलन, जंगलों को काटना, अतिचारण करना, रासायनिक उर्वरकों का यूज करना जिससे कि छोटे छोटे पेड़ नष्ट हो जाते हैं, कीड़े मकोड़ों को नुकसान करता है सबको। वर्षा दोहन का यूज करना, भूस्खलन और बाढ़। मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ निम्न प्रकार हैं। ठीक है, अब ये आपकी हो गई हैं संरक्षण के लिए, इन सबको रोकना एक टाइप का। मल्च बनाना होता है कि पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे तिरपाल से ढक दी जाती है। क्या कह रहा है, पौधों के बीच अनावृत भूमि को जैव पदार्थ जैसे तिरपाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुक जाती है। इसको मल्च बनाना कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्च बनाना। चलिए दिखा देते हैं आपको क्या है। देखो ये वेदिका फार्म है, इस टाइप का जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपका समुच्चय रेखीय जुताई है। इस टाइप की समुच्चय रेखीय जुताई हो रही है, एक लाइन से चीज़ें बनाई जा रही हैं। संरक्षक मेखला की बात करेंगे, ये आपका संरक्षक मेखला है, पेड़ पौधे लगाना, इससे संरक्षक हो रहा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं वेदिका फार्म क्या कहते हैं। तो हेडिंग है आपकी वेदिका फार्म।
वेद का फार्म चौड़े समतल सोपान अथवा हम बोल सकते हैं कि वेद का तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। क्या हो? सपाट जो फसल है फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, समझ में आएगा। समुच्च रेखीय जुताई की बात करते हैं, जो हम लोगों ने येलो वाला पार्ट देखा था। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। क्या करती है? एक पहाड़ी ढाल पर सर्वोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। ओके, हाँ, मतलब पहाड़ी एक एरिया है कि एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर चलती रहती लाइन और जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, मतलब पानी को नीचे जाने से रोकती है। रक्षक मेखला की बात करेंगे तो तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, क्या रोकने के लिए? हवा की गति को रोकने के लिए तटीय प्रदेशों या शुष्क प्रदेशों ये के लिए वृक्ष लगाए जाते हैं। ये कतार में रक्षक वृक्ष लगे ना, यही वाले, ये लाइन से लगा दीजिए हवाओं की गति को रोकने के लिए, ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। मतलब जो मिट्टी उड़ के इधर उधर चली जाती है वो मृदा आवरण होता है, उसको बचाया जा सके। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग हमारी कि समोच्च रेखीय रोधिकाएँ कैसे कर सकते हैं। तो समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? खाइयाँ। ये क्रियाकलाप है, एक्टिविटीज़ आपकी दी गई है। कुछ एक पार्ट में ये पानी आ रहा है, एक में दूसरा, इसमें पेड़ पौधे लगे हैं। तो इसमें डिफाइन किया गया कि एक ही आकार के ए, आ और बी दो ट्रालियाँ लीजिए। इन ट्रायल के अंतर में 6-6 छेद बनाइए। इन्हें हम बराबर मात्रा में मृदा से भरें और ट्रे फर्स्ट की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ट्रे बा में गेहूँ अथवा चावल के दाने डाल लीजिए। ठीक है, बाद में हम देखते हैं कि ट्रे बी के दाने पर उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हैं। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक ओर से मग से जल डालते हैं, तो दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाले पंकिल जल को दो अलग अलग डिब्बियों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई है। तो पता चलेगा आपकी मृदा भी बह रही है इसमें। तो वो ये बता रहा है कि जैसे खेतों में हम लोग जब पानी डालते हैं, चलता है, तो वो बह जाता है नालियों के द्वारा, तो उसमें उर्वरकता भी चली जाती है, फर्टिलिटी खेत की भी नष्ट होती है। तो पानी को बहने मत दें, उतना नीड है उसने फसल के अकॉर्डिंग लगाना। चट्टान बांध की बात करते हैं। चट्टान बांध क्या है? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए? यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना की बात करते हैं तो बीज की फसल उगाना वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए, किससे? वर्षा दोहन से इस मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, उसको बीज की फसल कहते हैं। समझ में आया क्या कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई जाती हैं, उसी को हम बीज की फसल उगाना कहते हैं। जल के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये साइड से कुछ एक पॉइंट दिया, देखो बताते हैं आपको क्या लिखा है कि आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्ष भी अधिक हो गई। अभी तो ये 2001 की बात है, 2024 चल रहा है, समझ लीजिए कितना हो गया होगा। और नीचे लिखा कि आप जानते हैं एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। एक एक बूंद भी अगर उससे टपक रही 1200 लीटर पानी ऐसे चला जाता है। एक नल की बात कर रहे हैं, बताइए। चलिए जल की बात करते हैं, अब हम लोग रीड करते हैं जल क्या। तो जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। हाँ, ये प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय है। और भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए हम इसे जलग्रह भी कह सकते हैं या ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो जीवन आपका 3.5 अरब पहले इस महासागरों में प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज ही महासागर पृथ्वी की सतह के 2 तिहाई भाग पर आपके महासागर ही है।
भाग को छोड़ ढके हुए और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आलावर्त जल के केवल 2.5% है, मतलब जो पीने योग्य जल है वो कितना कितना है, जो खारी जल नहीं है वो 2.7% है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की, अब इसी का 70% भाग आपका बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। जो अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में, वो मनुष्य के पहुंच के बाहर है। केवल 1% आलावर्त जल उपलब्ध है जो हम लोग मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, केवल 1%। या भूमि जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में ये जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इस हम 1% में इसको 3-4 फॉर्म में बांटा है, उसको यूज कर सकते हैं। तो कुछ क्रियाकलाप के औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है और ज़्यादा बर्बाद करते हुए यह कम करना चाहिए। लीटर प्रति अगर देखें किस किस में यूज करता है, तो पीना उसका लगभग 3 लीटर पानी पीने में चला जाता है, खाना बनाने में 4 लीटर पानी, नहाना 20 लीटर पानी। बताइए ये कम से नहाया कैसे, सही सिंपल से है। 10 लीटर की 2 बाल्टी यूज कर लेंगे, पता चल जाए। गाँव में तो और भी चलता रहता है, फ्री है पानी, है ना। शौचालय फ्लैशिंग में 40 लीटर चला जाता है। ओ माय गॉड। वस्त्र धोना 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी में आपका 23 लीटर, मतलब टोटल। क्या आप इस उपयोग को कम करने के लिए सोच सकते हैं? बिल्कुल सोचेंगे। 150 लीटर पानी बहुत होता है, पानी को बचाइए। तो इसलिए आलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह्य की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे हम जल चक्र कहते हैं। तो मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और न धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन में भी करता है, उत्पादन की प्रक्रिया में भी करता है। तो जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण आलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगरीय फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन। इस टाइप से आपको जल को पूरा। तो जल उपलब्धता की हम समस्याओं को देखते हैं, क्या समस्या आती हैं जब जल को उपलब्ध कराने में। तो विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका की बात करेंगे, पश्चिमी एशिया की बात करें, दक्षिण एशिया होगा, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग में, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया का आलवणीय जल, ठीक है, की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये सब यहाँ पर पीने योग्य पानी कम है। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। तो इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणामस्वरूप हो सकता है, अथवा हम अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। तो जल संसाधनों का संरक्षण की बात करें तो आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। तो इस क्षीण होने संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण से इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। तो अशोधित या आंशिक रूप से संशोधित वाहित जो मल है, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकाय में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं हैं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। तो इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व वही स्राव को उपयुक्त विधि से संशोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी अब वेस्ट वाटर बॉडीज़ है उनको फ्रेश वाटर में, नदियों में जो नाले मिल रहे हैं, इन सबसे क्या वाटर प्रदूषित हो रहा है। तो उसको पानी जो नाले का नदी में जाने से पहले क्या वो कह रहे हैं, वहीं पे कहीं ना कहीं पहले इसको फिल्टर कर लीजिए आप, दूषित जल को, बहिस्राव को रोक सकते हैं। ये आपका इस स्प्रिंकलर चल रहा है, सिंचाई होती है,
आगे देख लेते हैं एक पिक्चर थी ये। यमुना नदी वाहित मल है, औद्योगिक वाहित स्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। देखिए कितनी गंदी यमुना नदी हो रही है। इस पर लिखा है कि आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8,000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। बताइए। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन के बारे में देखेंगे तो स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूमते रहते हैं। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। मौना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंड बैग है। ध्यान देना क्या बात हो रही, हैंड बैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ ये जूट से बना है। किससे बना है? जूट से। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी, कहाँ पे एरिया देखो बताया है, पूर्वी और आपको उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। तो जैसी रेशमी इस स्कार्फ देखकर उत्साहित थी और यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो प्राकृतिक जो वनस्पति और वन जीवन केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कि जो प्राकृतिक वनस्पति हैं, ये वन जीवन केवल स्थल मंडल और जलमंडल और वायुमंडल के बीच जो जुड़े, मतलब हम संक्रमण जिसको जैव मंडल कहते हैं, ये तीनों बना देंगे। एक आपका हो गया स्थल मंडल, ये जैव मंडल हो गया, ये आपका वायुमंडल। अब ये जो संक्रमण है ये आपका जैव मंडल होता है। ये स्थल मंडल हो गया, ये जल मंडल हो गया, ये वायुमंडल हो गया। बीच का जो है पार्ट वो आपका जैव मंडल, मतलब उसको हम संक्रमण कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो कहलाते हैं। जैव मंडल में अब क्या क्या रहते हैं उसको देख लेते हैं। तो जैव मंडल सभी जीवित जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं। हाँ, स्थल मंडल भी चाहिए और जल मंडल भी चाहिए, वायुमंडल भी निर्भर रहती हैं। तो इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। तो वनस्पति और वन जीवन बहुमूल संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं और रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं। तो भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। तो पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। तो वन जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल है और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे बात करें तो कीटों में आपका मधुमक्खी हमें शहद देती है और फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। तो गिद्ध की बात करें तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य होते हैं। ये आपकी एक किलकिला है, किंगफिशर है। देखो ये ब्रह्म कमल एक औषधीय पौधे बूटी है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का उपयोग है हमारे लिए। ये रेशम कीट है। चलिए ठीक है, इधर देख लेते क्या लिखा था। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन्स अथवा इब्रोप्रोफेन, देखो ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस और यूपीएससी हर जगह इतनी बार पूछा गया, हमेशा फिक्स है। पीसीएस वालों को तो फेवरेट हो गया। क्या डिक्लोफेनिक और एस्प्रिन्स हैं आपकी, और अब देखो अभी डिक्लोफेनिक पूछा गया, अब एस्प्रिन्स पूछ देगा, इबुप्रोफेन है। ये जैसे ये पीड़ानाशी से किया जाता है, मतलब ये दवाएं हैं। उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होते हैं, से मर जाते हैं, मर जा रहे थे। मतलब ये दवाई क्या है,
जानवरों के लिए यूज हो रही हैं। जानवर जब मर जाते हैं इसको फिर उसका मांस कौन खाते हैं? गिद्ध खाते हैं। गिद्ध जब मांस खा रहे हैं तो गिद्धों को इसकी किडनी खराब हो जाती है, इसलिए गिद्धों की भी कमी होती जा रही है। तो जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनेक एस्पिरिन और इम्प्रोफेस कीटनाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर जाते थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं इनका संरक्षण के लिए। ये आपका घास स्थल वन है। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक वनस्पति का वितरण की बात करेंगे तो हम वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर होती है। किस पर होती है? तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में रखा जा सकता है, जैसे वन क्षेत्र है, घास है, स्थल है, घास स्थल बोल सकते हैं, गुल्फ है और टुंड्रा है। तो ये आपकी प्राकृतिक वनस्पति का वितरण है 4 वन, घास स्थल, गुल्फ और टुंड्रा। आगे देखते हैं क्या है। ये देखो वन में ये जो अजगर है, देख लीजिए भैया। चलिए रीड करते हैं। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। तो इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जहाँ पे अच्छा खासा पानी वर्षा हो रही है तो वहाँ पे आपको ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी संगठता कम हो जाती है। मतलब जहाँ ज़्यादा पानी बरस रहा है ज़्यादा बड़े पेड़ पाए जाएंगे, कम पानी है तो कम थोड़े छोटे पेड़ हो जाएंगे। तो सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। क्या कह रहे हैं? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। तो कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ हो जाएंगी, गुल्फ उगते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं और बाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत की बात करें तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन क्या है? शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। तो इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ये आप एक स्कूल देख रहे हैं और इसमें लिखा है कि स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कॉलेज है। ठीक है, क्योंकि वन पे हर चीज़ डिपेंड है। टेबल कुर्सी हुआ, फिर कापी किताब है, तो उसको इन्होंने बनाया है। ट्री द वर्ल्ड वी डेट opens where will we go when the tree 15 gone is gone। चलिए तो ये पिक्चर देख लो। पहले लिखा है सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार की परसा प्रचुर वन में क्षति जो हुई थी ये हो गई। रीड करते हैं आगे कि प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण। तो वन हमारी संपदा है, पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। तो वन क्या हमारी संपदा है और पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुसुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। तो वनोन्मूलन की बात करें, जैसे आपका वनोन्मूलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, निर्माण कार्य हो गए, दावानल हो गया, भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आती गई है। पशु खाल की बात करें तो पशु खाल चमड़ा या नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों को एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु जैसे चीता हो गया, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिमतेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है और इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल
निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ये आपका ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है, दिख रहा है आपको। हाँ, इसी को सलमान खान ने मारा था। अभी तक निपट नहीं पाया उनसे। तो कुछ ये दावानल हैं जहाँ आग जंगलों में लग जाती है, उसके बारे में चीज़ें बताई जा रही हैं। हाँ, कैसे क्या होता है सारी चीज़ें। कटिंग है पेपर की। क्रियाकलाप दी गई इसमें। क्रियाकलाप लगे समाचारों को पढ़िए और ज्ञात करिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई, क्या इससे बचा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए लिखा है कि जानिए दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए एक खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होती है। एक तड़क साझा के कारण, जो बिजली तड़कती है उसके कारण, प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण, घास फूस में जनित ऊष्मा के कारण अग्नि का लगना, कहीं बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, डाल दिए छुपा के, है ना। स्थानिक लोगों, उद्यमी और शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना, ये भी हो सकता है। नियंत्रण के उपाय क्या हैं? तो शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं और निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। तो ये सारी चीज़ें। चलिए, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण यहाँ तो वे बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। तो बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। ठीक है, तो ये सब हम लोग मार नहीं सकते कोई भी भारत में। क्या क्या हो गया? शेरों हो गया, चीता हो गया, हिरण हो गया, भारतीय सारंग, मोर, सबको मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी मतलब CITES मतलब द कन्वेंशंस एंड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई, जिसने प्राणियों को और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने का प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। तो शब्दावली आई थी कि राष्ट्रीय उद्यान तो क्या होता है? तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र होता है, उसको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ये चीतलों का झुंड ये आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड है। शब्दावली जैव मंडल ने आया था। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे हम संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया था। चलिए, लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि CITES मतलब द कन्वेंशंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन, प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ संरक्षित की गई हैं। भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, पिरवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। आगे देखते हैं क्या। तो एक्सरसाइज पे हम लोग आ गए हैं और ये चैप्टर रीड हो गया। देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिए गए। क्वेश्चन में पहले में लिखा है कि हमारा उत्तर करना है इसमें कि मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 प्रमुख जलवायु कारक कौन से थे। तो भैया अगर मृदा का निर्माण करना है तो इसमें उपजाऊ तो पहले 2 कारक हैं हम बोल सकते हैं वर्षा है और तापमान है। सही है कि नहीं? तो मृदा का निर्माण करना वर्षा होना चाहिए, तापमान होना चाहिए। दूसरी बात करें कि भूमि निर्माण के कोई 2 कारण बताइए। तो भूमि निर्माण के लिए निम्नीकरण लिखा ना, पहले भी निर्माण था, सही, तो वर्षा, तापमान। भूमि निम्नीकरण के 2 कारक बताना है तो आपका हो जाएगा
कृषि भूमि का प्रसार और निर्माण संबंधी जो गतिविधियों का प्रसार होना, ये भूमि निम्नीकरण, भूमि की ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? इसलिए हम कह सकते हैं कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि इस पर मनुष्य निवास करते हैं एवं कृषि द्वारा विभिन्न अनाजों का उत्पादन करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो इनकी जो वानिकी है, खनन है, सड़कों, उद्योगों की स्थापना करके विकास की ओर अग्रसर होना, यही बात हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताएं जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किए। तो बता दीजिए भैया किन्हीं 2 सोपानों के नाम। तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो परिपाटी है आपकी, अभी जस्ट आपको बताया CITES है ना, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड फौना एंड फ्लोरा, अभी बताया था आपको, की स्थापना की गई, जिसमें प्राणियों और पक्षियों की कई जातियों का व्यापार करने का प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा था आपका प्रादेशिक व सामुदायिक स्तर पर सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपका जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो जल संरक्षण के 3 तरीके की बात करें तो ये पहले तो हम बोल सकते हैं कि जल रिसाव को कम करके, है ना, इस स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई करना, मतलब ऐसे बोलो धरातल को वनस्पति विहीन होने से बचाना चाहिए, क्योंकि वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। तो जल रिसाव को कम करने के लिए स्प्रिंकलरों के द्वारा यूज करें, ठीक है, और जल रिसाव को कम करें, यही पॉइंट है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही उत्तर को चिन्हित करना है, आई थिंक MCQ लिखा होगा इसमें, देखते हैं, हाँ बताना है। चलिए बताइए सही उत्तर कौन से हो सकते हैं। कि लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो अभी मैंने बता दिया, जो है वो छोड़ दीजिए, बकायदे मृदा का गठन करना, समय होता है, जैव पदार्थ होता है, बट मृदा का गठन नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कौन सी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी वेदिका कृषि, जो अपरदन को बचा रही, ढाल बना देना, ढाल बना के मैट टाइप का बना देना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल कौन सा नहीं, वो बताना आपको। तो ये हो जाएगा आपका बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो, प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के बाद पॉलीबैग को नष्ट कर देना चाहिए। तो आपको जो पहला वाला यहाँ पे हो जाएगा तीसरे घंटे। चलिए मैच द फॉलोइंग करना है, आपको बताइए। लिखा भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग जो का है, का वाला आपका तीसरे से हो जाएगा मैच, किससे, भूमि का उत्पादन उपयोग करना। ह्यूमस की बात करें, मृदा अपरदन को, मतलब ये ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जो जैव पदार्थ होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। ये वाला, अरे सॉरी ये नहीं, ये वाला। चट्टान बांध की बात करेंगे तो गा का जो हो जाएगा पहला आपका मृदा अपरदन को रोकना। जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल आपका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जो जुड़ा एक सकरा भाग है, बताया था। एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती हैं इसमें, देखो। तो निम्नलिखित कथनों पर सत्य तथा असत्य बताना आपको, बताइए। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। भारत गंगा का ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, तो इसको हम बोल सकते हैं ये सत्य है बिल्कुल से, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में इसी में सबसे अधिक लोग रहते हैं, तो सत्य का मतलब सही टिक मार सकते हैं। कारण की अगर बात करें तो मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जहाँ विभिन्न खाद्यान्न फसलें उगाई जा सकती हैं, अगर बोल सकते हैं, और जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। तो मैदानी भाग होने के कारण सड़कों और रेल मार्गों का घना जाल भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दूसरा देखते हैं क्या है। लिखा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, बताइए क्यों हो रही है। ये भी बिल्कुल सही है, हम सही पे टिक लगाएंगे इस पर, क्योंकि जो बढ़ती जनसंख्या और भोजन, नकदी फसलों की बढ़ती मांग और बढ़ती नगरीकरण जल आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है ये, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ये तो गलत है सीधा सा ना। तटीय क्षेत्रों में हम तो उसकी हवा कम करने के लिए वायु की जो तेज़ स्पीड रहती है उसको कम करने के लिए लगाते हैं।
तो यह सत्य हो गया। दूसरा है कि ये लास्ट वाला कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं, ये भी गलत है। मानवीय हस्तक्षेप भी तो नहीं रख पा रहे हैं। तो ये आपके ट्रू पास थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रियाकलाप हैं ये आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कुछ इसमें खास चीज़ें नहीं है। तो ये चैप्टर का फिनिश होगा। आई होप आप लोगों को एनसीईआरटी की सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जुड़े रहें आप रैंकर मेकर के साथ। यहाँ पे आपको 6 से लेकर 12 तक पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगा। थैंक यू।